इंडिया के सभी कर्मचारियों को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस यानी 1 अप्रैल जो 2025 इंप्लीमेंट होने जा रहा है और एनपीएस के बदले में आने वाला है। एनपीएस के बदले में नहीं, ये सिर्फ एनपीएस के वो ऐसे कर्मचारियों को जो सरकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हीं के लिए बेनिफिशरी है और उन्हीं के लिए सिर्फ ये लेकर के आया गया है। क्योंकि जो एनपीएस है वो सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी और अन्य जो जो आम नागरिक भी हैं, जो आम जो ये ठेले वाले लगाते हैं, गुलचे वाले लगाते हैं, उन सबके लिए है। तो लेकिन जो यूपीएस है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के कर्मचारी के लिए आएगा, जो कि एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के फंड की बात की गई है। उस फंड का नया नाम दिया गया है कॉर्पस। इस चीज को समझेंगे। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं कि इसमें जो 3 फंड जो दिया गया, बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस। तो ये बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस क्या होता है? दूसरा चीज, अब जब आप 25 साल की नौकरी करेंगे, जब 30 साल की नौकरी करेंगे या 10 साल की नौकरी करेंगे, तो हम लोग पेंशन कैसे निकालेंगे, तो उस पेंशन फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये पेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा और पेंशन कैसे निकलेगा। तो आज की इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा मेरे दोस्तों। मेरे जितने भी गुरुजन भी होंगे या मेरे वैसे भी जो होंगे जो बहुत सीनियर होंगे या बहुत सारे हमारे जूनियर भी होंगे, तो सभी को आप लोग बीच में वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और हमारी वीडियो अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि यूपीएस को बेहतरीन तरीके से अगर समझना होगा तो मेरे दोस्त, आपको यूपीएस में अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझना हो तो देखिए हमारे जो एक चैनल है, ये बिना एकेडमी ऑफिशियल पे जाइएगा और वहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा। ये जो मैंने एक वीडियो बनाया लगभग 1 घंटा 1 मिनट का है, इसमें कंप्लीट आपका A to Z, ए से लेके जेड तक यूपीएस के बारे में बताया गया और इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया कि मैं गारंटी करता हूं किसी एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चंस आता है ना, तो वहां से आपके एक क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। एक एक चीज, एक एक पहलुओं पे मैं चर्चा कर चुका हूं। और 1 घंटा, अगर 1 घंटा 1 मिनट को नहीं देख सकते हैं तो इसके छोटे छोटे क्लिप भी मैं बना रहा हूं और एक एक टॉप पॉइंट को भी मैं बनाते जा रहा हूं। क्योंकि आपको अगर 1 घंटा 1 मिनट समय नहीं दे सकते हैं तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको कमी लगे वो चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे जो यूपीएस से रिलेटेड जो है अपना प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो अगर आप जाएंगे हमारे, देखिए चैनल को खोलेंगे अगर यहाँ पे, तो अगर चैनल को खोलते हैं तो देखिए अगर प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो देखिए प्लेलिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी जो है आपका यूनिफाइड पेंशन, देखिए यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक प्लेलिस्ट भी, अभी तक मात्र 3 वीडियो, लेकिन इसमें और भी वीडियोज बहुत सारे आने वाले हैं और एक एक करके आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा और सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम लोग शुरुआत करते हैं कि बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मैं समझाने वाला हूं। मैं गारंटी करता हूं कि आप एक बार भी इस चीज़ में फंस नहीं पाएंगे। देखते हैं, देखेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस की बात करते हैं। देखिए चूंकि इसमें जो सूत्र दिया गया है ना, अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो अगर इसमें सूत्र दिया गया है तो देखिए यहाँ पे सूत्र में दिया गया है, तो यहाँ पे सूत्र दिया गया है तो देखेंगे करें बेंचमार्क कॉर्पस की चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे आईसी है, इंडिविजुअल कॉर्पस की चर्चा की गई है, बीसी माने बेंचमार्क कॉर्पस की चर्चा की गई है और इसी में जो है पूल कॉर्पस की भी चर्चा की गई है। तो सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों कॉर्पस क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझेंगे क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया है कि अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ। चलिए वाइट में ले लिया और यहाँ पे मैं ले लिया येलो कलर। येलो कलर तो आएगा नहीं, इस पर मैं ले लिया रेड कलर। हाँ रेड कलर चलेगा या फिर मुझे कह सकते हैं कि ब्लैक कलर भी चलना चाहिए। चलिए बिल्कुल ब्लैक कलर। और मैं जानना चाहूँगा कि ब्लैक कलर इस पर अच्छा आ रहा है कि नहीं, बेहतरीन तरीके से आ रहा है। चलिए रेड भी आएगा इस पे, तो हम आपको चीजें आ रहा है रेड। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे फंड है ना, जो आपका फंड होगा उस फंड का नाम यहाँ पे होगा, इस फंड को ही हम लोग यहाँ पे नाम दे दिया गया है कॉर्पस। समझेंगे, इस फंड का नाम दे दिया गया कॉर्पस, समझेंगे। अब इस कॉर्पस जो है टोटल 3 प्रकार का है। यहाँ पहला कॉर्पस क्या है जरा समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे एक ऐसा, मैं एक करके यहाँ पे समझेंगे, एक ऐसा यहाँ पे मैंने गुल्लक लेके आया। मान लीजिए कि गुल्लक है, समझने की कोशिश करेंगे। और एक गुल्लक जो है आपका एकदम सेम इतना ही इक्वल टू है यहाँ पे इस तरीके से, और एक गुल्लक यहाँ पे है, समझने की कोशिश करेंगे। ये गुल्लक है आपका और यहाँ से आपका यहाँ पे
छिद्र है इसमें पैसा डालने का। बस मेरी बातों को तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपकी नौकरी मान लीजिए कि किसी एज में लग जाती है, मान लीजिए कि आपकी नौकरी 25 साल की एज में लग जाती है, 25 साल की एज में नौकरी लग जाती है, 25 साल की एज में, और आपकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 60 साल। तो 25 साल नौकरी, 25 साल की उम्र में नौकरी लगती है, 60 साल की उम्र तक नौकरी करनी है, तो आपकी एज कितनी, टोटल कितने साल अवधि होगी नौकरी करने की, 35 साल नौकरी करेंगे। सरकार को आपके 35 साल से कोई मतलब नहीं है, करे भैया 35 साल कीजिए, 40 साल कीजिए, चाहे 42 साल कीजिए, मैक्सिमम आप 42 साल कोई व्यक्ति नौकरी कर सकता है, क्योंकि 18 साल मिनिमम चाहिए नौकरी में जाने के लिए, सरकारी न्यूनतम उम्र होता है 18, तो 42 साल मैक्सिमम कोई व्यक्ति अपना नौकरी कर सकता है। तो मान लीजिए अगर उससे कोई मतलब नहीं, वो भैया कहता है कि मान लीजिए कि जिस दिन नौकरी लगी, आप एनपीएस में से यूपीएस में जा रहे हैं, तो देखेगा भैया कि 25 साल अगर आप नौकरी करेंगे, तो एक हिसाब लगाया कि 25 साल के उम्र तक, टोटल 25 साल नौकरी करने पर आपके इस गुल्लक में कितने पैसे आएंगे, इस गुल्लक में कितना पैसा जमा हो सकता है मैक्सिमम, इस गुल्लक में कितना पैसा मैक्सिमम जमा हो सकता है। जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सरकार ने एक हिसाब लगा लिया कि जो आप 25 साल की नौकरी जब करेंगे, आप 25 साल तक नौकरी करने पर, 25 साल की टोटल नौकरी करने के बाद इस गुल्लक में टोटल कितना पेमेंट आपका आएगा, एक अनुमान लगाया जाएगा। टोटल कैलकुलेशन करेंगे कि मान लीजिए कि आपकी अगर बेसिक और डीए का 10% कटता है आपके सैलरी से, और 10% सरकार जमा करेगी। क्या जमा करेगी? 10% जमा करेंगे, तो टोटल 20% हुआ। हर साल, साल में 2 बार आपका डीए बढ़ेगा, साल में 1 बार आपका सैलरी में 3% इंक्रीमेंट होगा। हर 10 साल के बाद जो है आपका पे को आएगा, आपका वेतनमान आएगा, 8th पे कमीशन आएगा, 9th पे कमीशन आएगा, 10th पे कमीशन आएगा। तो जब पे कमीशन तो कितनी, तो सभी का एक कैलकुलेशन करके मान लिया कि एक व्यक्ति जो है उसके टोटल, मान लीजिए कि इस अकाउंट में 50 लाख रुपए, अगर कितना साल नौकरी करेगा, तो टोटल नौकरी करेगा, अगर मान ली चाहे जितना दिन नौकरी करे, 25 साल तक मान लीजिए टोटल उसके पास 50 लाख रुपए इसमें आ जाना चाहिए। अब समझ लेंगे, 50 लाख रुपए इस वाले गुल्लक में आ जाना चाहिए, और सब तरीके से सही रहा तो ठीक है। अब मेरी बात को समझेंगे, 50 लाख आ जाना चाहिए, ये अनुमान है, सरकार का कैलकुलेशन है। तो जो ये 50 लगाएगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे बीसी। बीसी माने गाली नहीं, बेंचमार्क कॉर्पस। इसको क्या बोलेंगे? बेंचमार्क कॉर्पस। समझेंगे? बेंचमार्क कॉर्पस, ये बेंचमार्क कॉर्पस यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये पोर्टफोलियो है एक प्रकार का। क्लियर? पोर्टफोलियो। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने क्या किया कि 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में आना चाहिए अगर 25 साल नौकरी कर, लेकिन उस 25 साल के दौरान में एक व्यक्ति यहां से कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि बातों को समझने की कोशिश करेंगे, अब जो व्यक्ति ने क्या किया कि टोटल मान लीजिए कि 25 साल के 25 साल खूब रेगुलर से नौकरी है, बीच में कभी सस्पेंड नहीं हुआ, कोई छुट्टी नहीं लिया, उसने हर महीना बहुत ईमानदारी से किया। अगर मान लीजिए कि अगर 2 साल के लिए छुट्टी लेता है, तो कन्फर्म है कि 2 साल पेमेंट जो है उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो भैया अगर आपके यूपीएस अकाउंट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगी 2 साल, अवैतनिक अवकाश है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि इसमें, इस वाले इनके गुल्लक में वो व्यक्ति जो है जमा कितना होना चाहिए था? 50 लाख जमा होना, वो उसके फिक्स हो गया कि 50 लाख, लेकिन उन्होंने इस अकाउंट में मान लीजिए कि जमा किया 45 लाख। हो सकता है कि ईमानदारी से सब चीज किए होंगे, तो टोटल 50 लाख के 50 लाख जमा हुई। हो सकता है कि 55 लाख भी जमा हो गया, हो सकता है 45। तो जो आपका 10% जो आपके वेतन से और जो 10% सरकार जमा करेगी ना, टोटल 20%। देखिए बेसिक और डीए का जो 20% कटेगा ना, ये जाके जमा हो जाएगा इसमें। तो जो आपका धन जिसमें जमा होगा ना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस, यानी इसी को नाम से हम लोग जानेंगे आईसी के नाम से जानेंगे। ये बात मेरी समझ लिए? इसमें जमा होगा 45 लाख रुपए मान ले जमा करने, तो इसमें हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। दूसरा चीज समझने की कोशिश करेंगे। अब जो सरकार चूंकि क्या बोली है कि टोटल 10% जो बेसिक और डीए का हम कहां से काटेंगे? सैलरी से काटेंगे।
और 18.5% बेसिक और डीए का कौन देगा? सरकार देगा। उस 18.5% को जरा यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि 18.5% को उसने दो भाग में बांट दिया। कह रहा है कि 10% और 8.5%। कहा कि 10% जो है हम क्या करेंगे, ले जाकर इंडिविजुअल कॉर्पस में ले जाकर जमा करेंगे, और ये 8.5% ले जाकर के हम इसमें जमा करेंगे, और इसी का नाम दिया गया है पूल कॉर्पस। अब इन तीनों में समझने के फर्क हम, लेकिन इनका यूज क्या है समझने की। पूल कॉर्पस में 8.5%, ये जो बेंचमार्क कॉर्पस तो समझ लिया कि एक अनुमानित है जो सरकार कैलकुलेट कि आपका इतना जमा होना चाहिए, एक डेमो के रूप में हो गया। आपका जमा किस में होगा? इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस में। आपको इसी से मतलब रखना है, और ये पूल कॉर्पस जो है इससे आपको नहीं मतलब रखना है। मेरी बात को समझेंगे। अब क्या है कि इसमें होगा क्या कि इन दोनों का देखिए, इस जो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो रेगुलेशन जो है, ये वेतन विनियामक प्राधिकरण और जो है ये दो संस्थाएं जो है आपका पेंशन का, उस सारी चीजों की चर्चा की गई है इसमें। वो टोटल दोनों नियामक जो करेंगे, जो आयोग हैं वो चीज इनकी निर्धारण करेंगे, सारी चीजें उनका कैलकुलेशन। इसमें ही आप इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, जो करना इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपका ईपीएफ होता है, एनपीएस होता है, उसी तरीके से ही है। लेकिन पूल कॉर्पस पे टोटल कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसमें किसी भी आयोग से कोई मतलब नहीं है। ये 8.5% जो जमा करेगा इसमें, वो टोटल इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इस पे किसका होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट का होगा। समझने की बात को। और इस पे जो होगा, इसमें जो टोटल जो है दो आयोग हैं, अगर हम बात करते हैं देखिए, तो इसमें दो आयोग हैं। इसी दो आयोग की इसमें कंट्रोलिंग होगा, इसमें सारा चीजें होगा। इसका देखिए, इसके द्वारा जो होगा जितना चीजें होगा, ये आपका तय करेगा। ये क्या तय करेगा? तो ये आपका तय करेगा पेंशन। ये क्या तय करेगा? आपका पेंशन तय करेगा। समझेंगे बात को। और ये क्या तय करेगा? आपका ये करेगा सुनिश्चित भुगतान तय करेगा। सुनिश्चित भुगतान तय करेगा, ये सुनिश्चित भुगतान तय करेगा। समझने के बाद को, सुनिश्चित भुगतान तय करेगा। क्लियर? अब इसमें मैटर ये करता है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट है, तो ये क्या करेगा? ये फंड जो है मार्केट में लगेगा। कहां लगेगा? ये जो फंड होगा, ये गवर्नमेंट जो है अपने मार्केट में लगाएगा। मार्केट नहीं, यानी एनपीएस की तरह ये मार्केट में लगेगा। और ये दोनों जो है ओपीएस की तरह, ये आपका फिक्स्ड रहेगा। ये आपका नहीं लगेगा, आप पे तय कर सकते हैं। क्लियर? तो बेंचमार्क कॉर्पस समझ गए, और इंडिविजुअल कॉर्पस समझ गए, और आप पूल कॉर्पस समझ गए। अब हम चलते हैं आपके पास, समझिए कि अब इंडिविजुअल कॉर्पस कितने प्रकार से हो सकता है। जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इनके साथ कंडीशन दिया हुआ है। अगर हम यहां से बात करते हैं तो देखिए, यहां पे कंडीशन दिया हुआ है। देखिए यहां से कंडीशन दिया हुआ है। शायद ये कंडीशन वाला जो है वो चीजें नहीं आ पाया है, तो चलिए हम लेके आते हैं फिर से। देखिए यहां से होगा इसका पेज, इसमें और भी पेजेज वगैरह हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ से नहीं ले पाए हैं, ऐसा लग रहा है, तो नहीं ले पाए हैं। चलिए, नहीं है, यहाँ से है। देखिए यहाँ से है, यहाँ से चलिए यहाँ पे है, सॉरी। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें कितने प्रकार का है जरा समझने। पहला कह रहा है कि अब सूत्र बताने जा रहे हैं कि पेंशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। कह रहा है किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल का वेतन मान ली 45,000 रुपये। कर्मचारी के पास 25 वर्ष 300 महीने या उससे अधिक क्यू के रूप में चिन्हित अर्हक सेवा। हम बता सब चीज समझाएंगे। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किया गया। कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना हो। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की हो। 5 कंडीशन है इसके साथ। 5 कंडीशन जरा समझने की कोशिश करना है। 5 कंडीशन टोटल समझने की कोशिश करना है आपको। अब आइए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर घसकाते हैं, हम आपको मैं समझाता हूँ। 5 कंडीशन आपको समझाते हैं। देखिए पहला जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ से पहला, तो कह रहा है कि जो अंतिम, समझेंगे, जो अंतिम वर्ष जो आपका होगा, अंतिम वर्ष जो होगा उसके 12 महीनों का सैलरी क्या करेगा? 12 महीनों, देखिएगा 12 महीनों, देखेंगे यहाँ पे कि 12 महीनों का सैलरी का क्या करेगा? जोड़ देगा। 12 महीनों का सैलरी को जोड़ करके और उसको क्या चीज से कर देगा?
12 से भागा दे देगा तो आपका निकल जाएगा औसत, और जो औसत निकलेगा ना, मान लीजिए औसत निकलेगा, उसको मानेगा पी। क्या मानेगा? पी मानेगा। समझेंगे? उसे क्या चीज से माना जाएगा? देखिए पी के रूप में माना जाएगा। क्या चीज माना जाएगा? पी के रूप में माना जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, किसके रूप में माना जाएगा? पी के रूप में। और मान लीजिए कि ये जो पी है इसके एग्जाम्पल के रूप में दिया है 45,000, तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पी आपका टोटल एवरेज कितना आया? 45,000 आया। तो आप सोचेंगे सर कि जितना अंतिम महीने का सैलरी होगा वही ना आएगा? नहीं होगा, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक का सैलरी अलग होगा, और जुलाई में फिर से एगो डीए जुट जाएगा ना, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सैलरी अलग हो जाएगा, क्योंकि डीए जुटेगा वहां। जब डीए जुटेगा तो जनवरी टू जुलाई जून अलग सैलरी, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक अलग सैलरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मिनिमम आपका आधा पेंशन लेने के लिए 25 साल नौकरी होना चाहिए। तो 25 वर्ष को, समझेंगे आप, 25 वर्ष को यदि 12 से गुना करेंगे तो टोटल होता है 300 माह। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल नौकरी करता है तो 360 महीने होता है। 40 साल नौकरी करता है तो 12 चौक 48, 400 से। उससे कह रहा है कि उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको हम कुछ ना, 25 साल पे रिटायरमेंट ले लीजिए चाहे कुछ नहीं, हम कितना मानेंगे? 300 ही माह मानेंगे। अगर ज्यादा होगा तो उसको 300 ही माह। और इसको ये कह रहा है कि हम इसको मानेंगे क्यू। क्या मानेंगे? क्यू बोलेंगे। तीसरा पॉइंट क्लियर? कह रहा है कि कर्मचारी के सभी अंशदान नियम, कह रहा है कर्मचारी का टोटल जितना भी अंशदान है एकदम रेगुलर होना चाहिए, बीच में कोई भी सस्पेंड वस्पेंड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आप सस्पेंड वस्पेंड होते हैं तो एकदम रेगुलर, समझेंगे? यहाँ कह रहा है कि एकदम रेगुलर यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एकदम रेगुलर कंट्रीब्यूशन। क्लियर? चलिए चौथा पॉइंट ले लेते हैं हम। चौथा पॉइंट कह रहा है कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न। डिफॉल्ट पैटर्न का मतलब ये है कि इसमें पैटर्न चुनने के लिए आपको बोलेगा कि सर आपको, कि आप अपने हिसाब से पैटर्न को चुन लीजिए, कि आप अपने हिसाब से कंपनी चुनेंगे जी किसमें किसमें कितना पैसा। जैसे आप एनपीएस में 3 को पैटर्न चुनने होंगे, एलआईसी का, यूटीआई का और एक और कोई है, तो टोटल चुना होगा। तो उसी तरह करके डिफॉल्ट चुनना है या अपने से चुनना है। तो डिफॉल्ट यदि चुने होंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट पैटर्न की ले लेते हैं हम। डिफॉल्ट पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे आप यहाँ। चलिए 5 नंबर में कर्मचारी ने कोई भी विथड्रॉल नहीं किया होगा, यानी किसी प्रकार की जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार के निकासी नहीं किया होना चाहिए। टोटल 5 कंडीशन है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन अगर लेते हैं, समझे के बात को, पहला कंडीशन ले लेते हैं। चलिए अब कंडीशन नंबर 1 क्लियर? करा रहे कर्मचारी कह रहा है कि 1 से 5 तक सभी शर्तों को पूरा करता है। नहीं, 1 से 5 तक शर्तों का पूरा करने का मतलब क्या है कि 1 से 5 तक के जो पहला कंडीशन है, चलिए हम पहला कंडीशन आपको समझाते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है? देखिए टोटल पेंशन का फॉर्मूला क्या है? पेंशन फॉर्मूला समझेंगे, मैं अपने भाषा में समझाता हूं। देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि जितना आपका औसत वेतन था ना, औसत वेतन जो निकला था पहला बार में, औसत पेमेंट जो अंतिम वर्ष को, उसको क्या करना है? 2 से भागा दे देना है, गुणा। ठीक है, गुणा नीचे जो आपका क्यू ले लेना है, और क्यू बराबर होगा क्या? 300। समझेंगे? ये आपका 300 टोटल 25 वर्ष का ले लिया है, 25 को 300 मान ले लेते हैं। चलिए हम यहां से इसको क्यू ना मान करके देखिए, यहाँ पे समझेंगे। टोटल समझिए कि 300 महीना, 300 माह प्लस यहां, और आप जितना किए हैं, और मान लीजिए कि ये कर्मचारी का अवधि, मान लीजिए कर्मचारी का अवधि, कर्मचारी का सर्विस का अवधि मान लेते हैं यहां। क्लियर? इनटू नीचे दिया है यहां पे बीसी मतलब बेंचमार्क कॉर्पस, और यहां दिया है इंडिविजुअल, यानी आपके अकाउंट में जमा कितना होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए ब्याज पे देते हैं और 3% के हिसाब से देते हैं, तो आपको लगता है कि भैया महीने का 15,000 रुपये मिलेगा, और वो बोलता है भैया कि हम एक काम करते हैं कि 2 साल आपके हम रखें, 2 साल के बाद पैसा लौटाएंगे। तो आप अपने दिमाग में क्या कैलकुलेशन करेंगे कि 5 लाख रुपए है, 15,000 रुपये महीने का आएगा, तो साल के 1,80,000 आएगा, 2 साल के बाद 2,60,000 हो जाएगा ना, 3,60,000 ब्याज आ जाएगा। तो हमारी अमाउंट टोटल मिलकर कितनी हो जाएगी? 5 लाख और 3 लाख 8,60,000। लेकिन 8,60,000 आपने दिमाग में फिगर बना लिया कि 8,60,000 रुपये मुझे मिलेगा,
उस हिसाब से आपने कुछ कैलकुलेशन समझ लिया कि मैं 8,60,000 मिलेगा तो अपने बेटी की शादी करेंगे या कुछ करेंगे, तो आपने 8,60,000 रुपये सोच लिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया कि आपने 2 साल पेमेंट ना करके 1.5 साल में लौटा दिया, वो व्यक्ति 1 साल में लौटा दिया। तो जो 8,60,000 का जो फिगर बना ना दिमाग में, वो हो गया बेंचमार्क कॉर्पस। और मान लीजिए कोई व्यक्ति 1.5 साल के बाद लौटा दिया तो आपको ब्याजवा 1.5 साल का ना देगा जी, आपको 18 ही महीने का देगा ना। तो जितना आपके पास आया ना, जितना आपके पास आया वो हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। क्लियर? तो देखिए यही इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया, इस चीजों को समझेंगे। और ये जितना इक्वल टू आएगा और यही आपका हो जाएगा मंथली, यही जो हो जाएगा आपका मंथली पेंशन। क्या हो जाएगा? मंथली पेंशन हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है। अब मेरी बातों को समझेंगे। चलिए पहला कंडीशन लेते हैं, यहीं से मैं समझा देता हूं। ये पहला कंडीशन कह रहा है कि 1 से 5 तक टोटल पैटर्न को फॉलो करता है, यानी बीच में कुछ टूट भांग नहीं है। भैया जब कुछ टूट भांग नहीं है, एकदम 2 साल के लिए ब्याज पे दिया था, 2 साल के बाद ही मिला है, तो कंफर्म है कि जितनी बेंचमार्क कॉर्पस होगी, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जितनी यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस होगी, देखेंगे यहाँ पे जितनी बेंचमार्क कॉर्पस होगी, कंफर्म है कि जितना आपने सोचा था उतना ही पेमेंट मिला, यानी बीसी और आईसी दोनों सेम हो जाएगी और ये कट के कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? और आपने 25 साल तक नौकरी भी किया है यानी बीच में, तो ये भी 300 साल हमको 300 महीना चाहिए और 300 आपने किया भी, तो ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ और यहाँ पे पी फॉर क्या है? पेमेंट, यानी अंतिम साल के 12 महीना का औसत, औसत को 2 से भागा दे देगा, तो यही तो पेंशन बनता है आपका, जो आपका आधा बनेगा और वही तो पेंशन खोलता है। तो ये शर्त के साथ आपका पेमेंट आधा मिलेगा। पहला कंडीशन, यानी सब तरीके से व्यक्ति ने सब बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो दूसरा कंडीशन में आता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि, क्लियर? अब देखिए दूसरा भी है यहाँ पे, इस चीजों को समझेंगे। दूसरा भी आएगा आपका, दूसरा भी आपका आता है, यहां पे समझेंगे। हाँ, दूसरा परिदृश्य 3, परिदृश्य 3 हो गया। हमने परिदृश्य 2 पे आना है। देखिए परिदृश्य 2 पे आना, हाँ परिदृश्य 2। करे कर्मचारी जो है 1 और 3 से 4 तक की शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास सेवांशदान के महीनों की संख्या के आधार पर है। यानी इसमें क्या कर रहा है कि 1, 3 और 5, 1, 3, 4, 5, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति है 2 नंबर को फॉलो नहीं किया। 2 नंबर का मतलब वो टोटल 300 महीना तक काम नहीं किया। 300 महीना वो उन्होंने क्या किया है? कम काम किया। 300 महीना काम नहीं, यानी उनकी क्यू की वैल्यू जो होगी, यानी क्यू की वैल्यू 300 से कम होगा। क्लियर? अब देखिए जब 300 से कम होगा तब देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। तब यहाँ पे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तब देखिए यहाँ पे, अब उन्होंने मान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए कि उनको पता है भैया कि अगर हमारी नौकरी 45 साल की उम्र से लगती है तो हम 15 ही साल नौकरी करेंगे जी। तो 15 साल जब नौकरी करेंगे, हमको 25 साल नौकरी नहीं करेंगे तो हमको सरकार भी अनुमान आपका उतना ही लगे, कितना ही जमा होगा। तो उस सिचुएशन में भी आपका जितना सोचे रहेंगे और तो उतना ही चीजें आपको जमा होगा। यानी बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस सेम टू सेम रहेगा, यानी यहाँ पर भी ये भी दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 300 साल आपका फिक्स है कि 300 महीने, 300 साल नहीं, 300 महीने मिनिमम चाहिए आपको पेंशन के लिए आधा, लेकिन 300 महीना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति ने 300 महीना ना करके आपको मात्र 180 महीना काम किया है। उसकी टोटल सर्विस कितनी? 180 महीना की। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 180 और यहाँ 45,000/2। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जरा मेरी बात समझेंगे। तो 45,000 का आधा कर देगा और चूंकि आईसीबीसी दोनों सेम था तो बस यहाँ पे 180/300 हो जाएगा। तो देखेंगे अगर इसको काटेंगे तो देखेंगे 15 से काटेंगे तो 12 मार्च में कटेगा, इसको कटेगा 20 मार्च में। फिर इसको काटेंगे देखेंगे 4 3 12 और 4 5 20 हो जाएगा। देखिए आप, और तो ये देखो 5 दूनी 10 से कट के इतना हो जाएगा, यानी 4500 गुने 3, तो ये हो जाएगा 13,500 रुपये आपका प्रति मंथ ब्याज मिले, आपको पेंशन मिलेगा। यानी अब इसको आधा नहीं मिलेगा, आपका कितना मिलेगा? 13,500। यानी जैसे जैसे आपकी सर्विस 25 साल से कम होते जाएगा तो वो चीजें वहां से घटते चला जाएगा। बस इतना ही चीजें आपको समझना है, कोई टेंशन कर लेना ही नहीं है, झंझट। चलिए तीसरा नंबर परिदृश्य क्या है? कर्मचारी 1 और 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है और कर्मचारी के पास 10 साल की सेवांशदान के महीनों की संख्या के आधार पर है। अब यहाँ पे देखेंगे,
अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा कि व्यक्ति ने 10 साल का काम किया, मान लीजिए 10 साल काम किया, 10 साल तो 120 महीने काम किया, तो कोई टेंशन नहीं लेना है भैया कि 45,000 रुपये उसके मान लीजिए कि औसत आ रहा है तो उसको हाफ कर देगा। और चाहिए कितना हमको 300 महीना, लेकिन काम कितना किया है 120 महीना, लेकिन बीच में कोई छोड़ छाड़ नहीं किया, कंडीशन है, सिर्फ 2 ही नंबर फॉलो नहीं किया हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो बीसी कॉर्पस होगा और जो आईसी कॉर्पस होगा दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 से 0 काटेंगे तो 45 दूनी 9,000 रुपये मंथली मिलेगा, 9,000 रुपये मंथली मिलेगा, इतना मिलना चाहिए, 9,000 रुपये मंथली। क्लियर, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसका जो परिदृश्य है, अब परिदृश्य जो है अब अगला है, परिदृश्य अगला है। अब परिदृश्य इसमें अगला है कि 1, 3 और 5 शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी कर ली है। अब इसमें आंशिक निकासी भी कर ली तो चलिए समझ में आता है। अब मान लीजिए कि 45,000 रुपये आपका अंतिम महीना, उसको हाफ कर दीजिए। क्लियर, और इन्होंने टोटल इन्होंने कितना, मान लीजिए कि टोटल नौकरी कितना किया है, मान लीजिए कि 120 महीना, समझेंगे 120 महीना नौकरी कर लिया। चाहे आप मान लीजिए कि 120 महीना नौकरी ना करके आप मान लीजिए कि यहाँ पे इस कंडीशन को समझ लीजिए कि टोटल 300 महीना ही नौकरी किया, 300 महीना नौकरी किया, समझेंगे 300 महीना। अब जो है यहाँ पे बीसी मान लीजिए कि होना चाहिए था, मान लीजिए कि बीसी मान लीजिए होना चाहिए था 50 लाख रुपए, लेकिन अगला ने क्या किया कि 5 लाख रुपए उसमें से निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख। अब यहाँ सरकार आपको 2 कंडीशन देगी कि आप 45 लाख रुपए के हिसाब से अपना पेंशन बनवा लीजिए, या आप क्या कीजिए कि यहां से 5 लाख रुपए और इसमें लाकर जमा कर दीजिए, 50 लाख के बराबर कर दीजिए, 50 लाख के बराबर कर दीजिए। तो जब इतना ही पे निकालेंगे तो इसकी कैलकुलेशन इतना ही पे हो जाएगा, जो पेंशन आना है उतना ही आएगा। लेकिन अगर 5 लाख रुपए फिर से डाल देंगे तो उसके हिसाब से जो इसका कैलकुलेशन आएगा, चूंकि ये दोनों के दोनों कट जाएगा, तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वहां से आपकी पेंशन बन जाएगा। एक और कंडीशन है, चलिए एक और कंडीशन पे हम लोग चर्चा करते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशन है आपका, तो उस कंडीशन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आप वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए उस कंडीशन पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि चलिए हमारी 45,000 रुपये महीना है, हमने क्या कर दिया बट्टा 2 कर दिया। चलिए दूसरा चीज मैंने समझ लीजिए, हाफ कर दिया। अब मान लीजिए कि आपकी नौकरी जो है कितनी होनी चाहिए थी, मिनिमम 300 होनी चाहिए थी, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 120 महीना है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 25 लाख होना चाहिए था बीसी, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे आपके मार्केट की समझ थी, आपको थोड़ा ब्याज वाज मिल उल करके या क्या किया, अपने पास से कुछ जमा करके यहाँ पे आपका कॉर्पस जो हो गया 30 लाख हो गया, 5 लाख ज्यादा हो गया। तो जैसे यहाँ पे आपका 5 लाख ज्यादा होगा ना, तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, यहां ज्यादा कर लेंगे। अगर ज्यादा नहीं करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन एक ये होगा कि आप यहाँ चाहे तो 5 लाख रुपया आप अपना, 25 लाख होना चाहिए 30 लाख हो गया, तो आप यहाँ से 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में ले सकते हैं, नहीं जमा कर सकते हैं, 5 लाख रुपया आपको लौटा दिया जाएगा। अगर चाहते हैं कि 5 लाख रुपया हम न लौटाएं, हमारे पास नहीं आया, पेंशन में ही मिल जाए, तो क्या करेगा, यहीं से इसको कैलकुलेशन कर लेगा और जितना भी बनेगा आपका वहीं से आपका पेंशन की शुरुआत हो जाएगी। यानी कैलकुलेशन आपका ये है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं पेंशन, सारी चीजें यहाँ समझेंगे। मैंने यहाँ पे शायद आपको लेकर के भी आया था एक चीजें समझा, देखिए ये यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कंडीशन तरह चीजों को समझ लीजिए। मान लीजिए कि अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी महीना रिटायरमेंट के एज में यानी 25 सालवा जो है आपका, मान लीजिए 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 का क्या करेगा, हाफ कर देगा। ये उस 1,20,000 को क्या करेगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की टोटल सैलरी को क्या करेगा, वो जोड़ेगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की टोटल की सैलरी को जोड़ करके 12 से भाग दे देगा, और जो आएगा तो माना कि 1,20,000 आया, उसको हाफ कर दिया। और मान लीजिए कि आपने नौकरी कितना किया है, 300 माह हो सकता है, चाहिए कितना नौकरी करना, 300 माह मिनिमम, और आपने 300 किया भी। क्लियर।
और मान लीजिए कि बीसी और आज जितना आपको बीसी होना चाहिए था 50 लाख, उतना ही आपने जमा भी कर दिया, इसमें कहीं बीच में टूट फांग नहीं है। तो सीधे के सीधे देखिए दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको पेंशन कितना मिल जाएगा, 60,000। कितना मिल जाएगा, 60,000 पेंशन। ये पहला कंडीशन हो गया। तब जब आपको सरकार की डिमांड है भैया कि जितना बीसी है उतना ही आपने जमा भी कर दिया। दूसरा कंडीशन कि आपने 25 साल नौकरी करना तो 25 साल आपने नौकरी भी कर दिया। पहला कंडीशन आप समझ गए। अब आइए हम दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन पे समझ लेंगे हम अपने से, सब आपको इस चीजों को समझा पा रहे हैं। देखेंगे दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1,20,000 है, आपने 1,20,000 यहां पे लिख दिया और इसको हाफ कर दिया। लेकिन आपकी नौकरी होनी कितनी चाहिए थी, 300 महीना, लेकिन आपकी नौकरी 300 महीना ना होकर के आपके मान लीजिए कि 10 महीना नौकरी की, 120 माह। और हो सकता है कि आपने 120 महीना की नौकरी किया और लेकिन बढ़िया से जमा किया, कहीं बीच में कोई सस्पेंड नहीं है, सारी चीजें, तब भी क्या होगा कि ये देखो आईसी और बीसी दोनों सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसका ही टोटल कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। जो भी कैलकुलेशन होगा ये आपका क्या कहलाएगा, पेंशन कहलाएगा, पेंशन कहलाएगा। क्लियर, इन चीजों को समझ पा रहे हैं। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन आपका क्या हो सकता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा कंडीशन भी होगा। तीसरा कंडीशन ऐसा होगा कि मान लीजिए कि आपका 1,20,000 रुपये महीना है, मान लीजिए कि 1,20,000 रुपये आपका टोटल महीना और इसका हाफ कर दिया। आपको चाहिए कितना, 300 महीना। हो सकता है कि आपने टोटल 300 महीना ही किया, लेकिन बीच में आपको क्या होना चाहिए था कि आप हो गए सस्पेंड। मान लीजिए कि आप हो गए सस्पेंड, चाहे आप हो गए 2 साल की किसी प्रकार की असाधारण अवकाश या किसी प्रकार की अवधि को ले लिया, छुट्टी ले लिया, जिसके कारण आपके अकाउंट में पैसा कम जमा हुआ। यानी जमा होना चाहिए था मान लीजिए कि यहाँ 50 लाख, लेकिन आपने कितना जमा किया, यहाँ मान लीजिए कि 48 लाख, 48 लाख जमा हुआ। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, 2 लाख रुपए कम है। तो सरकार उस समय सीधे सीधे कहेगी भैया कि 2 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, इसमें बराबर कर लीजिए, और नहीं कर ली तो हम इतना ही पे कैलकुलेशन कर देंगे। जो कैलकुलेशन आएगा उतना ही पे हम आपका पेंशन दे देंगे। अगर आप इसमें से कुछ पैसा भी निकाले होंगे तो भी सारी चीजें इसमें से घटा दिया जाएगा। यानी टोटल आपकी जो है पेंशन की फॉर्मूला जो है यही होगी, अगर कंडीशन कुछ भी होगा। हाँ, अगर इसकी कैलकुलेशन, एक चौथा कंडीशन ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि इसकी कैलकुलेशन जो है, इसकी कैलकुलेशन की वैल्यू आ जाती है 7,000, तो सरकार ने कहा कि भैया मिनिमम पेंशन हम 7,000 ना दे करके कितना देंगे, मिनिमम 10,000 देंगे। मिनिमम पेंशन कितना देंगे, 10,000 देंगे। तो आपकी आधी वेतन पेंशन लेने के लिए आपको मिनिमम कितने दिन की नौकरी करनी होगी, आपको 25 साल नौकरी करनी है। उससे ज्यादा की नौकरी करते हैं तो उसका कोई मैटर नहीं करता, आपको 25 साल की ही कैलकुलेशन की जाएगी पेंशन के लिए। आपको वहां से कोई मैटर नहीं, आपका वहां पे 300 के 300 ही रहेगा। कर्मचारी का अवधि हमेशा 300 रहेगा, भले औसत पे जो होगा ना 40वां साल का उसको लिया जाएगा। औसत पे आपका देखिए अगर 40वां साल मान लीजिए है ना औसत पे, तो उसका आधा लिया, लेकिन यहाँ पे अवधि क्या लिया जाएगा, 300/300 ही लिया जाएगा। ये चीजें नहीं बढ़ेगी। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि आप 25वां साल का औसत पे लिया जाएगा, नहीं, औसत पे आपका अंतिम साल का लिया जाएगा, लेकिन महीना यहाँ पे दोनों का सेम सेम लिया जाएगा। क्लियर। तो यही सारी चीजें हैं आपकी कॉर्पस में। आपने, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझ चुके होंगे, और यदि नहीं समझ में आया तो हमारी वीडियो को जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उस टॉपिक को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।